स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम आपको लिए चल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विपक्षी दलों ने एक बार फिर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले हफ्ते मार्शल लॉ लागू करने की असफल कोशिश के बाद योल के सहयोगियों पर भी लगातार शिकंजा कस रहा है। वहीं राष्ट्रपति योल ने मार्शल लॉ लागू करने के अपने फैसले का एक बार फिर बचाव किया है। चंद घंटों का मार्शल लॉ, लेकिन उथल पुथल ऐसी कि अब भी दक्षिण कोरिया संभल नहीं पा रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति योन सुक योल पर जनता का इस्तीफे का दबाव है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की नकेल कसती जा रही है। अपने फैसले से कल तक बैकफुट पर नजर आ रहे राष्ट्रपति योल अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने मार्शल लॉ लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये शासन का एक कार्य था, ना कि कोई विद्रोह। योल ने साफ कर दिया कि उनका पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को एक बार फिर देश विरोधी करार दिया। योल ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मार्शल लॉ के कदम को सही ठहराया। उन्होंने देश की संवैधानिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। योल ने अंत तक लड़ने का संकल्प दोहराया। योल के इस संबोधन को अपने समर्थकों तक पहुंचने की कोशिश माना जा रहा है, हालांकि इसकी संभावना कम होती जा रही है। उनके सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी पीपीपी से उनके इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। पिछले शनिवार को राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग के विफल हो जाने के बाद गुरुवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में 6 विपक्षी दलों ने नया प्रस्ताव पेश किया है। इस पर शनिवार को वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है। पिछला महाअभियोग सत्तारूढ़ पीपीपी के बहिष्कार के कारण विफल हो गया था। विपक्ष ने राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने तक हर हफ्ते महाअभियोग लाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति योल ने पिछले हफ्ते मार्शल लॉ लागू कर दिया था। जनता सड़कों पर उतर आई और विपक्ष ने संसद में मोर्चा संभाल लिया। सत्तारूढ़ दल पीपीपी ने भी इसकी निंदा की। कुछ घंटों में सांसदों के प्रयास से यह निरस्त हो गया। अब राष्ट्रपति योन और उनके सहयोगी विद्रोह के आरोप का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति पर देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मामले में पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रपति के कार्यालय पर छापेमारी की, हालांकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। मार्शल लॉ के पीछे का दिमाग माना जाने वाले रक्षा मंत्री हिरासत में पहुंच चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रपति की कुर्सी कितनी देर तक सुरक्षित रह पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो आप एक मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की कोई सिचुएशंस वहां पर थी कि मार्शल लॉ लगाया जाता? जो राष्ट्रपति ने लगाया, शायद उनके विचार में उनको लगा कि कहीं नॉर्थ कोरिया से जो इलेक्शंस हुए अप्रैल 2024 में, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, 175 सीटें मिली और 175 सीटें 300 में से बहुत मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री, और पीपीपी जो इनकी पार्टी है राष्ट्रपति की, उनको 108 सीटें मिली हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया ने शायद कुछ ऐसे किया है जिसके कारण उनको जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाए। उसको देखते हुए और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो तेवर दिखते हैं उनको, और बलून्स देख करके, कहीं न्यूक्लियर का कुछ कह करके, तो उन्हें लगा कि शायद वो जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो क्यों कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट्स हैं वो उनके प्रभाव में है, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। और इस मार्शल लॉ को 6 घंटे में ही फिर उनको उनका जो निर्णय था उनको वापस लेना पड़ा, और उसमें जबरदस्त वो क्रिटिसिज्म में आए। और कहा जाता है कि साउथ कोरिया में भी तकरीबन 75% लोग ये मानते हैं कि जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई है वो होनी चाहिए या उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनको 200 वोट्स की जरूरत है 300 में से। 175 तो उनके पास है, अब 108 इनके पास, उनको 8 और चाहिए। तो पीपीपी जो इनकी खुद की पार्टी है, पीपल्स पावर पार्टी जो है, वो पहले इम्पीचमेंट में उनको सहायता नहीं मिल पाई, तो उनका कहना है डेमोक्रेट्स का कि अब फिर दोबारा कर। अब जो है पीपीपी के जो लोग हैं, चंद एक लोग कहते हैं कि
उनके वो डेमोक्रेट्स के साथ चले जाएंगे। अब देखते हैं, जब दूसरी बार कहते हो, उनका तो ये कहना भी है, जैसे आपके रिपोर्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि हम हर हफ्ते इम्पीचमेंट की कार्रवाई करते रहेंगे। इससे जरूर मुझे लगता है कि साउथ कोरिया की छवि जो है एक लेकर के जरूर बिगड़ी, क्योंकि एक अच्छा लोकतंत्र, एक जबरदस्त वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक बहुत जबरदस्त आर्थिक स्थिति जो है एशिया में, पूरे विश्व में साउथ कोरिया की बहुत अच्छी मानी जाती है। और राष्ट्रपति का यह कहना है कि कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते जो अमेरिका के साथ हैं, उनको भी बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट्स हैं और बाकी जो उनके जो मैं कहूँगा ऑपोजिशन में है, वो उनके बरखिलाफ काम कर रहे हैं। तो संजय जी, यहाँ पर सर यहाँ पर एक सवाल और है कि उनके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो और उनकी पत्नी के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और साथ ही साथ लगातार पिछले समय को हम देखें, कुछ सालों को देखें, तो उनकी जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है, वो भी लगातार गिर रही है। कहीं ये तो एक कारण नहीं था? नहीं, इस कोई शक ही नहीं है। यही कारण है कि 75% लोग आज साउथ कोरिया में मानते हैं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहिए। ये क्यों मानते हैं? 75% लोग अगर मानते हैं कि वो जबरदस्त उनकी रेटिंग है, हुआ है, पर वो अड़े हुए हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो देश के हित में कर रहे हैं। बल्कि देशवासियों को लग रहा है कि ये देश हित में कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी छवि जो है बिगड़ गई है, और उसके कारण देश की भी उनकी छवि पूरे विश्व में बिगड़ रही है, क्योंकि साउथ कोरिया के ऊपर काफी नजर होती है, काफी एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक अच्छा मित्र और स्ट्रैटेजिक अलायंस है उनके साथ। तो उस हिसाब से मुझे इसी पर सर एक अंतिम सवाल यहाँ पर आता है कि अगर हम दक्षिण कोरिया को देखें तो जापान और अमेरिका के साथ मिलके दक्षिण कोरिया का बहुत अच्छा वहाँ पर अलायंस है, और चाहे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें या चाइना की बात करें, इस सब को देखते हुए अगर दक्षिण कोरिया में इस तरह की स्थिति आती है या वहाँ पर अस्थिरता आती है, तो इस अलायंस के लिए कितना बड़ा झटका है? बहुत जबरदस्त, मैं कहूंगा ये बहुत जरूरी है साउथ कोरिया का स्टेबल रहना, साउथ कोरिया में शांति बहाल रखना, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को अच्छा करना। क्योंकि साउथ कोरिया को लेकर के, जापान को लेकर के, यूएसए को लेकर के, ये तो एक ट्रायंगल है जो बहुत तगड़ा ट्रायंगल है। और पूरे ईस्ट पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक, इसमें पूरा का पूरा जो है, जो इनका वर्चस्व है, वो उसके कारण जिस प्रकार से साउथ कोरिया हर हमेशा नॉर्थ कोरिया को लेकर के, अब देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया किस प्रकार से कहीं ना कहीं जापान को बीच बीच में धमकाता रहता है, कहीं कहीं चीन के साथ खड़ा दिखता है, कहीं रशिया के साथ खड़ा दिखता है। तो वो जो अस्थिरता पैदा होती है उस पूरे मुल्क में, साउथ ईस्ट एशिया में, उसको लेते हुए भी मुझे लगता है साउथ कोरिया जो है, जिसके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, हम भी चाहेंगे कि साउथ कोरिया जो है स्थिर रहे, वहां पे शांति बहाल रहे, जिससे कि पूरे विश्व में भी शांति रहे। और क्योंकि सबको मालूम है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जब लड़ाई हुई थी, काफी जबरदस्त हुई, और जिसके कारण से वो जो DMZ है, जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन, उसको लेकर के भी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है, पर कहा जाता है कि अगर कुछ भी ना हो तो फरवरी 2025 तक अगर ये इम्पीचमेंट का हिसाब किताब नहीं भी होता है, तो भी फरवरी 2025 तक उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वो इस्तीफा दे देंगे, जो तकरीबन 1 साल पहले होगा उनका जो टेन्योर है उससे पहले। क्योंकि साउथ कोरिया में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो एक ही बार बन सकते हैं, 2 बार नहीं बन सकते। तो ये भी देख करके लोगों को उम्मीद लगाई जाती है कि शायद शांति बहाल हो साउथ कोरिया में, सब चाहते हैं और वहां के लोग भी चाहते हैं। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दर्शकों के सामने आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और